झारखंड के सियासी गलियारों में जो सरगर्मी बढ़ी है वो 2024 के राजनीतिक समीकरण को दर्शाता है। चलिए, मैं उमेश आप सभी का झारखंड के इस चुनावी गलियारे में आज आपका स्वागत करता हूं। 2024 का राजनीतिक सरगर्मी चौक चौराहा में ही केवल नहीं बढ़ा है, बल्कि आम आदमी के बीच में भी ये चर्चा का विषय इन दिनों दिखने लगा है कि क्या कुछ होने जा रहा। लेकिन वो जो कहते हैं डबल इंजन की सरकार, वो केंद्र सरकार खासकर भाजपा की तरफ से ये स्लोगन और नारा दिया गया था, डबल इंजन की सरकार। तो डबल इंजन की सरकार में क्या कुछ होने जा रहा। सबसे बड़ी बात है, इनके साथ झारखंड का सबसे बड़ा क्षेत्रीय दल एनडीए की तरफ से जो है वो है आजसू। आजसू को लेकर आज हम लोग चर्चा करेंगे। क्या कुछ आजसू के समीकरण और आजसू का राजनीतिक परिशिष्ट इस बार 2024 के चुनाव में रहने जा रहा है। 2024 का चुनाव जब आप देखेंगे भाजपा के खेमे के तरफ से, तो आपको 2019 के तरह थोड़ा सा तुलनात्मक परीक्षण करना पड़ेगा। 30 सीटों में से 25 सीट भाजपा और 3 सीट आपको आजसू के खेमे में आया, जदयू के खाते में और एक इंडिपेंडेंट। तो 30 लोगों का जो समीकरण, 30 विधायकों का जो समीकरण था भाजपा का, वो कहीं ना कहीं 2019 के समीकरण में सरकार बनाने में फेल रही। बड़े बड़े नेता हार गए, यहां तक कि माननीय मुख्यमंत्री रघुवर दास जी स्वयं हार गए। अब आते हैं 2024 का जो समीकरण है, कैसे जीत दिला पाएगी आजसू भाजपा को। सीधी भाषा में कहें, अमित शाह के साथ लंबी बैठकें चली, हेमंत बिस्वा शर्मा के साथ भी लंबी बैठक चली, शिवराज जी के साथ भी लंबी बैठक चली। किनकी? सुदेश जी की। सुदेश जी कुर्मी का एक बड़ा फैक्टर यहां पर माने जाते थे। कुर्मी वोट बैंक को खिसकाने में लंबे समय से झारखंड की राजनीति में सुदेश महतो जी का एक बहुत बड़ा रोल रहा है। लेकिन इस बार क्या कुछ होने वाला है, इस बार वो रोल उतनी शिद्दत से नहीं निभा पाएंगे सुदेश जी, क्योंकि उन्हीं के पैरेलल में खड़े हो गए हैं जयराम महतो। अब जयराम महतो कुर्मी के नेता तो नहीं, डायरेक्ट हम कह सकते हैं, लेकिन अप्रोचफुल तरीके से जब आप देखते हैं पॉलिटिकल वे में, तो आपको यह जरूर पता चलेगा कि बिना तुलना का राजनीति संभव नहीं है। आजसू का क्या कुछ होने जा रहा। अगर एनडीए को सरकार बनानी है तो आजसू के खाते से कम 5 से 7 सीटें उसे निकालनी पड़ेगी। हालांकि 16 सीटों का डिमांड सीट शेयरिंग के अंतर्गत, सीट शेयरिंग की बात को लेकर, सीट शेयरिंग के कॉन्सेप्ट को लेकर सुदेश महतो जी के द्वारा रखा गया, जिसमें जो सबसे बड़ा समीकरण दिखता है गोमिया को लेकर, मांडू को लेकर, लोहरदगा को लेकर, सिल्ली को लेकर। स्वयं सिल्ली से विधायक हैं। रामगढ़, जिसको गढ़ कहा जाता है आजसू का, रामगढ़, ध्यान से सुनेंगे, जिसे आजसू का गढ़ कहा जाता है, और 3 टर्म के खेमे से उन्हीं के हाथ में रहा। बड़ी मार्जिन के साथ हमेशा रामगढ़ में जीत हुई है। बीच में एक बार आईएनसी के खाते में गया, लेकिन शॉर्ट टर्म स्केल हम इसको मानेंगे। पुनः सुनीता जी, जो कि चंद्र प्रकाश चौधरी जी के पत्नी हैं, उनके खाते में यह पुनः वापस आया। आजसू का होने वाला क्या है? क्या आजसू खेमे में खलबली है? क्या आजसू इस बार वह समीकरण दिखा पाएगी? हालांकि 2019 में जो मामला था सेपरेट चुनाव लड़ने का, क्या यह डिसीजन सही था? बहुत जगह इन कारणों से भी हारी। कौन? तो एनडीए की सरकार के अंतर्गत भाजपा को बहुत बड़ा नुकसान आजसू के खेमे से हुआ था। इस बार सीट शेयरिंग में शायद ये गलती दोनों पार्टियां नहीं करने जा रही है, क्योंकि अगर भाजपा हारी तो आजसू को भी बड़ा नुकसान हुआ था 2019 के चुनाव में। इस बार का समीकरण जरा समझते हैं। 2019 का मैनिफेस्टो में कहा गया था आजसू के तरफ से, गांव की सरकार, गांव की सरकार। इस बार हम देंगे आम जनता को अधिकार, गांव में बनेगा सरकार। लेकिन इस मैनिफेस्टो के अंतर्गत जो सबसे बड़ा बात रखा गया था 1932 का कतियान, नियोजन नीति, पलायन नीति, इन सारी चीजों को आजसू के खेमे से रखा गया। हम ये नहीं कहेंगे कि उनके द्वारा रखा नहीं गया, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, रखने के बाद धरातल पर कितना आया। सीट आपके बहुत अच्छे नहीं निकलने के कारण सरकार में आपकी भूमिका बिल्कुल नगण्य के माध्यम से रही। आप विपक्ष में बैठे जरूर, लेकिन जेएमएम की सरकार के प्रति हमलावर होने के बावजूद भी सुदेश जी उन चीजों को गोलबंद नहीं कर पाए जो समीकरण के माध्यम से दिखना चाहिए था। हालांकि आजसू की तरफ से यह नारा दिया गया था, गांव की सरकार। गांव की सरकार, या फिर यूं कहें कि जनता के पास सरकार पहुंचेगी। हालांकि जेएमएम ने इस बार नारा बल्कि दिया नहीं, धरातल पर 3-4 फेज का ये काम हुआ भी। अब किसका कॉन्सेप्ट था, कौन था, ये तो राजनीतिक मुद्दा है। दूसरा, आरक्षण की बात आजसू के द्वारा रखी गई थी। 27% ओबीसी को, एससी को 32% और एसटी को 14% का आरक्षण दिया जाएगा अगर उनकी सरकार में बड़ी हिस्सेदारी हुई तो। 2100 रुपया का भत्ता स्नातक के स्टूडेंट को बोला गया था। यस, इफ यू आर ग्रेजुएट यू विल गेट 2100 But what about right now?
2100 का तो प्रलोभन श्रीमान अभी एनडीए के द्वारा भी दिया जा रहा है गोगो दीदी के नाम पर, लेकिन केवल महिलाओं को। उस समय कहा गया था यदि आप ग्रेजुएट हैं, आजसू के तरफ से कहा गया था, तो आपको प्रति माह एक आपके लिए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। श्रीमान धरातल पर योजनाएं तो आती है, धरातल पर योजना किसके माध्यम से आती है, लेकिन आम जनता इतना कितना फायदा पहुंच पाता है, यह आज भी एक संशय का विषय है। कुर्मी फैक्टर की बात करें तो सुदेश जी जिस तरीके से बड़ा मामला, बड़ा चेहरा, बड़ा राजनीति, बड़ा कद, इसके पहले वो गृह मंत्री भी रहे यहां से, लेकिन क्या कुछ हुआ कि दिल्ली में उनको एक बार हार का सामना भी करना पड़ा। भीतर खाने सूत्रों से यह भी जानकारी मिल रही है कि वो अपने आप को टुंडी से भी लड़ाने में लगे हुए हैं। मुझे नहीं लगता है, क्योंकि दिल्ली का जो समीकरण है आज भी उनके फेवर में है। बहुत बड़ा चेहरा गोमिया लंबोदर महतो जी के फैक्टर में है, तो लंबोदर महतो जी के साथ गोमिया हो गया, रामगढ़ उनका एक बहुत बड़ा फैक्टर है, दिल्ली में खुद सुदेश जी है। इसके बाद जो सीटों के डिमांड में उन्होंने सिमरिया की बात की है, मांडू की बात की है, लोहरदगा की बात की है, क्या कुछ सीट शेयरिंग, 16 का जो सीट का शेयरिंग है उसमें कितना कुछ निकलेगा, लेकिन उन वादों का क्या, आजसू के उन वादों का क्या जो मैनिफेस्टो में 2019 के बाद में रखी गई थी। इन्हीं सारी वादों को भुलाया है, इन्हीं सारी वादों को राजनीतिक समीकरण दिया है, इन्हीं सारी समीकरण को राजनीतिक पहलू पर लाकर रखा गया जेल कैंप के जयराम महतो के द्वारा। रघुवर जी खुद हार गए थे, क्यों हारे थे यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। सबसे पहले आपने वादों में दो चीज को और निहित किया था श्रीमान, आंगनबाड़ी सेविका और अनुबंध पर आधारित जितने भी कर्मचारी हैं, जैसे पारा टीचर हैं या स्वास्थ्य में हैं, इन लोगों के लिए एक बेहतर सम्मानजनक सुविधा आप लाएंगे। श्रीमान अगर आप सरकार में नहीं आए तो आप सरकार पर हमलावर तो जरूर रहे, लेकिन सरकार में हमलावर करने से कितना फायदा पहुंचा पाए। आप सदन में पहुंचे, सदन में बातें हुई, सदन में बात रखे, उसके बाद भी अगर उनके पक्ष में नहीं हुआ, लाठियां बरसती है शिक्षकों पर, आंगनबाड़ियों पर भी, कभी कभी सेविकाओं पर भी, महिलाओं पर भी लाठियां बरसी। काला बिल्ला लगाकर उन्होंने मुख्यमंत्री जी जैसे बड़े पद पर बैठे हुए व्यक्ति का विरोध किया। श्रीमान वादा क्यों करते हैं? इन झूठा वादों के सहारे आप एक राजनीति का परिदृश्य तैयार तो कर लेते हैं, लेकिन आजसू का इस बार का जो समीकरण मेरे मुताबिक जो समझ में आ रहा वो उतना आसान नहीं रहने जा रहा, जिनमें 2019 के मैनिफेस्टो को जेल कैंप के तरफ से पूरा हमला किया जाएगा शाब्दिक। एनडीए को अगर सरकार बनाना है तो इस बार आजसू के साथ चलना पड़ेगा, यह उसकी मजबूरी है। अगर आजसू इस बार सेपरेट कोई भी एक डिसीजन ले लेती है तो बहुत बड़ा नुकसान दोनों पार्टी को झेलना है। युवाओं का एक बड़ा वोट बैंक जयराम महतो के साथ खड़ा है, लेकिन यह भी बात हम मानेंगे कि रामगढ़ जैसे क्षेत्र में, गोमिया जैसे क्षेत्र में 2-3 ऐसे सीटें हैं जो रामगढ़ में, जो खासकर आजसू का गढ़ रहा है। चलिए क्या कुछ होगा, आपके लिए बहुत बड़ा एक तोहफा। व्योम टीवी के पेज से मैं एक ही आपसे अनुरोध करूंगा, इस पर जरूर एक बात का ध्यान रखेंगे श्रीमान, कि राजनीतिक परिशिष्ट में धोखा देने वाले नेताओं से जरूर रहें आप सावधान, दिग्भ्रमित करने वाले नेताओं से जरूर रहें सावधान। आप युवा हैं, आप सीजीएल का मुद्दा उठाएं, आप युवा हैं, आप रोजगार का मुद्दा उठाएं, आप युवा हैं, आप विस्थापन का मुद्दा उठाएं, आप युवा हैं, उन सारे मुद्दों को जरूर रखें। वोट बैंक की राजनीति के लिए जब जनसभा और आम सभा होगा तो मुखर और प्रखर होकर उसी आम सभा में, उसी जनसभा में एक युवा, एक युवती, एक बुजुर्ग, एक महिला जरूर खड़ा हो। जब बोला जाता है बताएं आपकी समस्या क्या है, केवल उन समस्याओं में उनके वादों को आप लाकर रख दे। वादा तो टूट जाता है हर पार्टी, वो चाहे जेएमएम हो, वो चाहे कांग्रेस हो, वो चाहे कोई भी हो। 2024 का समीकरण जिस तरीके से बदला है, युवाओं का भीड़ घुमा है, कुर्मी वोट बैंक घसका है, इस बार नुकसान आजसू को तय है, लेकिन उतना आसान नहीं। क्या कुछ होगा 2024 के समीकरण में, बने रहे हमारे राजनीतिक समीकरण की समीक्षा में। 2024 का सफर आपको जरूर करवाएंगे, लेकिन ये बात आपसे जरूर कहेंगे कि आपको अगर बदलना है अपना भविष्य तो केवल डायलॉगबाजी से काम नहीं, केवल डायलॉग रखकर झूठी घोषणाओं के सहारे आप वोट को खींचने के लिए बड़ी बड़ी जनसभाओं को तो कर देंगे, बड़े बड़े नेता आएंगे, बड़ी बड़ी रैलियां होगी, बड़े बड़े समीक्षात्मक बात रखे जाएंगे, बड़ी बड़ी पुराने वादों को फिर से दोहराया जाएगा, बड़े बड़े समीकरण को रखा जाएगा, बड़ी बड़ी योजनाएं रखी जाएगी, बड़ी बड़ी घोषणाएं रखी जाएगी, लेकिन आखिर होगा वही ढाक का 3 पात। धन्यवाद। मैं उमेश, सदैव मेरी एक ही कोशिश है, स्वच्छ और समृद्ध झारखंड का सपना जो हर पार्टी दिखाती है वह धरातल पर कब उतारेगी, कौन उतारेगा, किसके हिस्से से उतरेगा। अब तो 2024 का नवंबर और दिसंबर का ठंडा में भी दे गर्मी का एहसास को आपको महसूस करना पड़ेगा।
जय हिंद। श्रीमान ज्वाल झारखंड के साथ आपके साथ एक ही निवेदन है, वोट बैंक खिसकना की बात अगर कोई पार्टी करता है तो जरूर शिक्षा और रोजगार की बात मुखर होकर आप करें। जय हिंद।